मेरे डैड आर्मी में थे। मुझे वोकल इश्यूज शुरू हुए जो 15 साल तक चले। पेट से गाना, सब कहते हैं पेट से गाओ, गले से मत गाओ। वॉइस प्रोडक्शन एक साइंस है। 6-7 घंटे गाऊं और कोई रिजल्ट ना आए, सिर्फ गाना ही रियाज नहीं है। आपका वोकल कॉर्ड एक पतला फ्लैश का टुकड़ा है, अगर उससे खून निकल आ रहा है इट्स नॉट अ गुड थिंग। मैं गाना चाहता था, मतलब मेरे को ये पता था कि बस मुझे गाना गाना है, और मैं कहाँ नहीं गया और किस किस से मैंने बात नहीं की। मैं एक रेडियो जॉकी था ग्वालियर में, लेमन 91.9 FM था एक। स्टेज से गाली खा के भी उतरा हूँ। उसके पहले मैं इंडियन आइडल के टॉप 70 में आ चुका था जब अभिजीत सावंत आया था। एंड आई नेवर टुक इट सीरियसली अंटिल मैं जब टॉप 25 में आ गया गोवा में, और श्रेया घोषाल हमारी मेंटोर। रियलिटी शो के जो ऑडिशंस होते हैं वो कितने ऑथेंटिक होते हैं? फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्लिप्स आती है ना, बहुत ही बेसुरा कोई गा रहा है, जजेस के सामने पहुंच गया है और सब हंस रहे हैं। अभिजीत सावंत, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट इंडियन आइडल, उस समय वो हर चीज एकदम फट के बाहर निकली। उसके बाद मुझे एक भी विनर बताइए हु मेड इट बिग। व्हेन आई वन द शो, मेरे को 1.5 साल तो घर बिठा के रखा। आई वॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ सिंगल शो। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ कि जब एक्स फैक्टर हुआ और मैं जीता, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले थे उस शो। ऑन स्टेज जब भी आपको कमेंट्स मिलते हैं एज अ सिंगर, तो इज इट ऑथेंटिक और इसमें भी ड्रामा होता है, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड रहता है? मैंने स्टेज पे मेजर गाया और कॉर्ड माइनर लगाया। किसी मेंटोर ने खड़े होके ये नहीं बोला उसी टीवी चैनल पे जहां मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ कि नहीं नहीं ये तो हमने उसे बताया। हिंदुस्तान में बड़े वो हुए जो फर्स्ट नहीं आए उसमें। मैं शो जीता हूँ और चैनल के लोग सारे सामने खड़े, नो वन केम टू इवन कॉन्ग्रेचुलेट। आप जाके यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखिएगा एक्स फैक्टर के, नीचे गालियां और गंदे कमेंट्स भरे पड़े। मेरे नाक में 70% एडेनॉइड्स बढ़ गए थे। निर्मिति ग्रुप था, सजदा सिस्टर्स थे, पीयूष कपूर था। द डे आई स्टॉप्ड बिलीविंग इन गॉड, आई थिंक आई बिकेम फ्रीयर। 50 लाख उस समय थी जिसमें 30% टैक्स कट गया, और एक टाटा मांजा मुझे उन्होंने, मेरा जो प्राइम टाइम था, मिंट करने का टाइम था, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी आर्ट। अभी आप जीते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आप विनर थे, 6 महीने बाद लोग आपको भूल जाते हैं। हेलो एवरीवन, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है गीत सागर, जो एक सिंगर है, राइटर है, रैप सिंगर है एंड एक्टर है। और आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट विद गीत सागर। हाय गीत, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो शुरू से जानेंगे हम लोग। मेरे डैड आर्मी में थे, तो हम जब छोटे थे तो हमने बहुत सारा ट्रैवल किया। और पापा आर्मी में थे लेकिन मन से एक आर्टिस्ट हैं। उनको ना पढ़ना, गाना, लिखना, इन सब का बहुत शौक था। तो आया तो वहीं से। और आई हैव बीन लकी विद टीचर्स। मुझे ना, जैसे मैं जब सूरतगढ़ में थे हम लोग, जो राजस्थान में एक जगह है, पापा का वहाँ ट्रांसफ़र था, तो स्कूल में डाबला सर थे, धर्म नारायण डाबला उनका नाम। तो वो थे। तो जहाँ तक मेरी मेमोरी जाती है, वो मेरे पहले म्यूज़िक टीचर थे। और बहुत सपोर्ट था, मतलब कभी ऐसा नहीं था कि ये क्यों कर रहे हो। और मैं बहुत स्पोर्ट्स में नहीं था, मैं आउटडोर चीज़ों में नहीं था। तो म्यूज़िक ऐसे आया। मेरे आसपास सब लोग ऐसे थे जिनको ये था कि हाँ हाँ गाओ या हैव फन विद इट। तो वो शुरू हुआ। और आई थिंक बचपन में बच्चे को ये अटेंशन ना और वैलिडेशन बड़ा बच्चों को पसंद होता है। राइट। तो म्यूज़िक वो चीज़ थी जिससे मुझे वो मिलता था। तो वहाँ से शुरू हुआ सफ़र। और फिर मैं, पापा ग्वालियर में रिटायर हुए, तो 9th में थे, मैं 9th में था, मेरी बहन 6th में थी, 7th में थी। तो फौजियों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चे इस एज में होते हैं तो जहाँ वो रिटायर होते हैं वो वहाँ सेटल हो जाते हैं, क्योंकि फिर इसके आगे की पढ़ाई जो है 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, इम्पोर्टेंट मोड़ रहता है लाइफ में। तो फिर हम वहीं सेटल हो गए। वहाँ पे आफ्टर 12th मैंने ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट लिया म्यूज़िक। तो म्यूज़िक हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट था। और वहाँ मुझे मेरे टीचर मिले, संजय देवले सर, जिनसे आज 25 साल हो गए। एकदम बाप बेटे जैसा संबंध है, बहुत बहुत प्रेम है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत सीख पाया, मैं अपनी चीज़ों में उलझा रहा लाइफ में, लेकिन प्यार मुझे बहुत मिला। तो वो हुआ। और फिर मैं मुंबई आ गया आफ्टर माई ग्रेजुएशन 2004 में। 2004 से 7 तक मैं मुंबई था। तो मुंबई आने से पहले जब भी आपने सोचा कि चलो मुंबई जाते हैं,
तो किसी ने बोला नहीं यार? हाँ, रिश्तेदार वगैरह बोलते थे। और दूसरी बात, तो आपके फादर आर्मी में थे, राइट? तो फादर ने बोला नहीं यार आर्मी ज्वाइन कर ले? तो बात सही है। और नेपोटिज्म होता है ना थोड़ा। फादर ने नहीं बोला, फादर ने कभी नहीं बोला, फादर का कोई प्रेशर कभी नहीं था कि ये करो। रिश्तेदार जरूर। फादर आर्टिस्ट थे ना? फादर आर्मी में थे पर मन से तो आर्टिस्ट थे। मन से आर्टिस्ट। मन से तो आर्टिस्ट वो समझते उनको एक थे। था, एक हाँ। प्रेम स्नेह था। और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में आर्टिस्ट ही बनना चाहते थे। वो तो उस ज़माने में ये बहुत आसान नहीं था, या मेरे दादाजी का शायद प्रेशर रहा होगा, तो वो आर्मी में चले गए कच्ची उम्र में, 17-18 साल की उम्र में। तो डैड ने वो एक्सपीरियंस लिया था ऑलरेडी कि हाँ। दादाजी ने हाँ। उनको आर्ट से लेके, है ना? हाँ, तो आर्ट से मतलब, हाँ, कहने का मतलब उनको वो आसमान नहीं मिला उड़ने के लिए, वैसा। राइट। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं मेरे बेटे को बिल्कुल, आसमान बिल्कुल, देता हूं। बिल्कुल। तो उन्होंने बिल्कुल नहीं रोका। कोई That's प्रॉब्लम नहीं, great। कभी भी। ओके, तो पर कुछ रिलेटिव्स थे जिनका वो मुझे ऐसा है कि हर वो घर में होता है थोड़ा कि अरे ऐसा भी क्या, वो अरे होता है, वो तो चलता सब रहता था। है, बट डजंट केयर एक्चुअली। हाँ। रिलेटिव इतना मैटर नहीं करता। हाँ। दूसरी बात ये थी कि जब भी आप सोचे चलो मुंबई में आते तो आपका जो जर्नी शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था रियलिटी शो से, आई थिंक। नहीं, ये सेकंड चैप्टर है। ओके, तो व्हाट वाज द फर्स्ट चैप्टर? हाँ, फर्स्ट चैप्टर वो 2004 में मैं आया। मैंने मुझे चैनल वी पॉप स्टार्स में मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था, तो वहाँ से एक 100% स्कॉलरशिप मिली थी। तब राय यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे बेलापुर में। राय यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म मास कॉम का 1 साल मुझे फ्री था पढ़ने के लिए। तो मेरे को तो मुंबई आने का बहाना चाहिए था। राइट। तो मेरे को अगर फ्री पढ़ाई मिल गई, हॉस्टल मिल गया, खाने पीने का सब सॉर्ट हो गया, तो मेरा ये था कि दिस इज़ द टाइम, चलो। तो मैं राय यूनिवर्सिटी के लिए आया। 1 साल मैंने वहाँ जर्नलिज्म मास कॉम पढ़ा, फिर वो यूनिवर्सिटी बंद हो गई। फिर मैंने 1 साल इवेंट्स मैनेजमेंट पढ़ा मुंबई यूनिवर्सिटी में। और मैं रहता, तब मैं मलाड शिफ्ट हुआ बेलापुर से। फिर 2007 तक मैं यहाँ रहा, फिर वापस चला गया। तो एग्जैक्टली आप क्या सोच के, मतलब क्या क्या करने के लिए आप सोचा था कि मैं मुंबई आऊँ? आप सिंगर, एक्टर, वैसे आप सब करते हो, पर उस टाइम पे क्या सोचा था कि मैं सिंगिंग करने आ रहा हूँ, या फिर रैप के लिए आ रहा हूँ, या फिर मैं गाने के लिए आना चाहता था। और आया आपने था। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने गाना सीखा नहीं है, आपने म्यूज़िक सीखा नहीं है। उसके बारे में मुझे काफ़ी डिटेल में बात करनी है। आपने म्यूज़िक सीखा नहीं है, बट आप प्रोफेशनली आज म्यूज़िक में काम कर रहे हो, एज अ सिंगर, एज अ रैप आर्टिस्ट, ठीक है, आप लिरिक्स भी लिख रहे हो। हाँ। तो कोई ट्रेनिंग आपने लिया नहीं? मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। बेसिक ट्रेनिंग लिया? हाँ, बेसिक ट्रेनिंग हुई मेरी, राइट, yes। बेसिक, वो भी मेरे ख्याल से यहाँ पे आने के बाद। नहीं, देवले सर जो मैंने जैसा कि कहा कि ग्वालियर में थे, उनसे मेरी बेसिक ट्रेनिंग तो हुई। बेसिक ट्रेनिंग कैसी थी वो? एक तो कॉलेज में सब्जेक्ट था तो पढ़ते ही थे, और ट्यूशन के लिए मैं देवले सर के पास जाया करता था। तो जो राग होते थे, बंदिशें होती थी, वो सब थोड़ा बहुत। लेकिन एक इस बारे में कम्प्लीटली अलग से बात करेंगे कि 2001 में ना मुझे वोकल इश्यूज शुरू हुए जो 15 साल तक चले। और मुझे ये नहीं पता था कि ये वोकल इश्यूज है, मुझे नहीं पता था ये मेरी टेक्निक का प्रॉब्लम है, मैं गलत तरीके से गा रहा हूँ। जो सीख रहा हूँ वो सही है, पर और अब तो ये चीज़ें बहुत बात होती है इनके बारे में, या चीज़ें अब अवेलेबल है, गूगल है, या आप किसी से पूछ सकते हो। क्या वो प्रॉब्लम थी? क्योंकि व्यूवर्स को जानना है, क्योंकि उनके साथ वो भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली उनको पता होना चाहिए कि इस तरह की टेक्निक्स ना यूज़ करें। तो साहब क्या है कि पेट से गाना, सब कहते हैं पेट से गाओ, गले से मत गाओ, ये होता क्या है? ये पूरा पूरा एक साइंस है ना, वॉइस प्रोडक्शन एक साइंस है, पूरा पूरा वॉइस प्रोड्यूस कैसे होती है। और ये गाने, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो ये गाना गाने से अलग प्रैक्टिस है। आपकी वॉइस कैसे प्रोड्यूस होनी चाहिए, एक साइंटिफिक प्रैक्टिस है। गाना भी एक साइंटिफिक चीज़ है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके बारे में बहुत जागरूकता तब तो नहीं थी। अब तो बहुत सारे लोग बोलते हैं वॉइस कल्चर, वॉइस ट्रेनिंग, वॉइस टेक्निक, तब ये नहीं था। और मैं मेहनती बहुत था, तो ना मैं 6-6, 7-7 घंटे गाऊं और कोई रिजल्ट ना आए, तो मैं ना उसमें उलझ गया। मेरे को शायद एक इंस्ट्रूमेंट सीख लेना चाहिए था, मुझे कुछ, पर मैं ना उसमें आई वुड से कि मैं उलझ गया उसमें। क्या रिजल्ट नहीं आ रहा था आपको? प्रोग्रेस जिस तरह से होनी चाहिए ना, उतने रियाज के बाद वोकली जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए, मेरे को वो हो जाए कि होर्स हो जाए, मेरा आवाज़ ख़राब हो जाए मेरी, या मैं एक दिन तो बहुत रियाज करूं, फिर 2 दिन गला इतना दर्द हो रहा है कि मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूं। और
आपने बेंचमार्क क्या सेट करके रखा था? मैं तो बच्चा था, मैं तो ये सुन के अरे 8-8 घंटे रियाज करते हैं लोग, तो मुझे लगता था 8-8 क्या घंटे रियाज करते कंपैरिजन हैं। क्या हो रहा था? आप कर रहे हो प्रैक्टिस पर, आपको यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, तो क्या आपने क्या दिमाग में सेट करके रखा था कि ये चाहिए जो अगर मेरा गला दर्द हो रहा है तो मेरे लिए तो वही प्रॉब्लम हो गया अच्छा, ना। बेंचमार्क तो बाद की बात है। मुझे ये लगता था कि मैं आज 8 घंटे रियाज किया, अगले दिन गला दर्द हो रहा है। मैं जो गा सकता हूँ ऑन अ फ्रेश थ्रोट, मान लीजिए हफ्ता भर मैंने नहीं गाया और फिर मैं रियाज करने बैठता हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें गा पा रहा हूँ जो मैं अगले दिन से गा ही नहीं पा रहा हूँ, या मेरा पिच सही नहीं लग रहा, या मेरा गला होर्स हो जा रहा है। और ये सारे साइन आपकी लर्निंग के या आपकी टेक्निक के गलत होने के साइन है। रॉन्ग। पर ये तो मुझे पता नहीं था, और अपन वही सुन के बड़े हुए हैं, अरे 8-8 घंटे रियाज करते लोग, 10-10 घंटे रियाज करते। वो तो बहुत बाद में समझ में आया कि सुनना भी रियाज है, वॉइस को तैयार करना भी रियाज है ना। सिर्फ गाना ही रियाज नहीं है, ये बहुत देर से समझ में आया। खैर, तो मैं बड़ा परेशान रहता था, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा मेरे को सजेशंस मिले, क्या होगा गले से खून ही तो निकल आएगा, कुछ नहीं होता। ओह, वो तो मुझे 20 साल बाद रियलाइज हुआ कि ये कितनी बेवकूफ़ाना एडवाइस थी कि आपका गला, आपका वोकल कॉर्ड एक पतला फ्लैश का टुकड़ा है। इट्स अ वेरी वेरी सॉफ्ट टिश्यू। अगर उससे खून निकल आ रहा है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। इट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर उसमें दर्द हो रहा है, नोड्यूल्स हो जाते हैं उसमें, सब कुछ है। तो पर ऐसी ऐसी एडवाइस भी मिली है कि क्या होगा, खून ही तो निकल आएगा, करो, कुछ नहीं होता। और ये एडवाइस आपको टेक्निकल लोगों से मिल रही थी? नहीं, ऐसे ये ही? सारे वो लोग थे जो ऑफकोर्स मुझसे बेटर म्यूजिक जानते थे, लेकिन मुझे बहुत देर से ये समझ में आया कि कुछ लोगों को ये गॉड गिफ्ट है, उनका वॉइस प्रोडक्शन का सिस्टम गॉड गिफ्टेड है, नहीं है खराब, नहीं है उसमें प्रॉब्लम। और जिनको सीखना पड़ता है, तो सबकी जर्नी अलग अलग है ना। लेकिन आप जब छोटे होते हो तो आप किसको देखते हो? आप देखते हो उन लोगों को जो आपसे बेटर करते हैं, जो आपसे बेटर जानते हैं। तो मैं ना बड़ा वो बच्चा था जो बहुत, मैं गाना चाहता था। मतलब मेरे को ये पता था कि बस मुझे गाना गाना है, और मैं कहाँ नहीं गया और किस किस से मैंने बात नहीं की, और क्या क्या मैंने नहीं किया, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन ना वो बच्चे का विस्मय लोग समझ नहीं पाते हैं, और वो शायद ये भी नहीं समझ पाए कि अगर मेरे तक ये प्रेशर उन पे होना नहीं चाहिए, ये भी बात है कि इट्स नॉट देयर जॉब। लेकिन अगर कोई आया तो कम से कम जो आप बोल रहे हो वो पता करके बोलो कहीं से, या कुछ पूछ के बोलो, या ये बोल दो मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, सबसे पहले शायद हमारे अंदर ये आ जाता है कि पूछा गया तो बोलना तो पड़ेगा। राइट। पर नहीं, ये भी बोला जा सकता है कि मुझे नहीं पता, है ना, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है। एनीवे, तो वो एक रहा। तो 2007 में, खैर कमिंग बैक, तो वो सब हुआ। वो तो 2015 में मैं केम म्यूज़िक स्कूल एक समर कैंप के लिए गया, जहाँ पे जील डेनिजोट एक सर हैं, फ्रेंच टीचर थे वो। वहाँ पे 20 दिन में ही शोड मी व्हाट माय वॉइस कैन डू। इट चेंज्ड माय लाइफ, इट रियली चेंज्ड माय लाइफ। वो अलग बात है कि फिर मेरा गाना छूटा और कैसे, वो एक अलग कहानी मैं बताऊंगा आपको। पर 2007 तक ऐसा हुआ, फिर मैं वापस चला गया। मैं एक रेडियो जॉकी था ग्वालियर में, लेमन 91.9 FM था एक, उसमें मैं 2007 से 2009 तक रेडियो जॉकी था। और मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वहाँ पे भी जो हमारे ओनर थे, कह लीजिए, या एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, ITM यूनिवर्सिटी। वो जिन लोगों की यूनिवर्सिटी है ना, दे आर विजनरी पीपल, उन्हीं का रेडियो स्टेशन था। तो दौलत सर, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, ही वॉज वेरी सपोर्टिव। उनका कहना, तुमको म्यूज़िक करना है करो, स्टूडियो में करो। तो FM के स्टूडियो में रात को 11 बजे जब मेरा जॉब खत्म हो जाता था, हम सुबह 5-5 बजे तक रिहर्सल करते थे, हमारा बैंड था। उन्होंने कहा क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, खरीद के ले आओ। सो बहुत सपोर्ट था। पर फिर बैंड स्प्लिट हो गया 1-1.5-2 साल परफॉर्म करने के बाद। मैंने भी जॉब इसलिए छोड़ा क्योंकि म्यूज़िक नहीं हो पा रहा था। फिर 1 साल छोटे मोटे जॉब किए, कहीं 200 रुपये में स्टेज पे कुछ कर लिया, कहीं 300 रुपये में एंकरिंग कर ली। कौन सी ईयर की बात है? 2009 से 10 की बात है। अच्छा। स्टेज से गाली खा के भी उतरा हूँ। अच्छा, क्या इंसिडेंस सब भी हुआ हुआ था? क्या इंसिडेंस हुआ था? हैं एक हमारे भैया जो इवेंट्स करते हैं, और उन्होंने बुलाया था एंकरिंग के लिए। मैं एंकरिंग कर रहा था, तो स्टेज पे कुछ लोग गा रहे थे, तो बोला कि गा, तू भी गा। मैंने कहा नहीं, ये राग मुझे नहीं आता, ये तो राग गा रहे हैं, फ्यूजन गा रहे हैं, पर राग में है, तो मैं कैसे, मेरे को नहीं। अरे गा, कुछ नहीं आता। और मैं जब गाने लगा तो ऑफकोर्स कुछ गलत गाया मैंने, तो वो गाली गलौज शुरू हो गए स्टेज पे।
ये है वो है, उतर तू, ये वो। मैं उतर के घर आ गया। अ, अ, मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी जो है हमारी, वहाँ पे जोन फेस्टिवल हो रहा था, जोनल फेस्टिवल, वहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा था अपने बैंड के साथ। दैट्स वेयर अम्बरीश आनंद करके ग्वालियर के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने देखा मुझे परफॉर्म करते हुए। उन्होंने कहा यार एक एक्स फैक्टर करके एक चीज़ आ रही है और उसका ऑडिशन हो रहा है, तो दे दे। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा यार। उसके पहले मैं इंडियन आइडल के टॉप 70 में आ चुका था जब अभिजीत सावंत आया था। इंडियन आइडल के टॉप 70 में मैं फर्स्ट में आया था और सेकंड में मैं पहले ही राउंड से आउट हो गया था। थर्ड में भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पैरामीटर्स क्या हैं। अगर कहीं मैं टॉप 70 तक पहुंच सकता हूं तो बाकी टाइम मैं पहले राउंड से कैसे आउट हो रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम, मैं समझ नहीं पा रहा था। तो मैं थोड़ा मन उखड़ गया था मेरा। तो उन्होंने कहा कि नहीं एक्स फैक्टर हो रहा है, तू चल। मैंने कहा मैं लाइन वाइन में नहीं लगूंगा। बोले अरे कुछ नहीं, तू चल ना, ऑडिशन तो दे, मैं हूं तेरे साथ। एंड ही पुश्ड मी somehow, he saw me performing, he believed in me, and I never took it seriously until मैं जब टॉप 25 में आ गया गोवा में, और श्रेया घोषाल हमारी मेंटोर, बताया गया हमको कि शी विल बी योर मेंटोर। तो और मैं वो शो जीत गया। तो फिर उसके बाद मैं वापस मुंबई शिफ्ट हुआ। ग्रेट। तो फिर वहाँ से सेकंड चैप्टर शुरू होता है। उसके पहले इस आना जाना चैप्टर में लगता भी रहा। कुछ बात है जो पूछनी है आपसे। हाँ ज़रूर। सबसे पहले कि रियलिटी शो के जो ऑडिशंस होते हैं वो कितने ऑथेंटिक होते हैं, जो आपने पर्सनली देखा है, जो सुना नहीं है, जो आपने पर्सनली देखा है। देखिए मैं ये जानता हूँ कि आई वुड से लक प्लेज अ बिग रोल, मैं ऐसा बोलूँगा। क्यों ऐसा? हाँ, उसका रीज़न ये है कि देखिए ऑडिशन ऑथेंटिक होते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद सिर्फ गाने पे सिलेक्शन नहीं होता कई बार। एक्स फैक्टर की बात ये बोल सकता हूँ क्योंकि उसका तो नाम ही एक्स फैक्टर था कि गाने के अलावा भी कुछ चाहिए था उसमें। एक्स फैक्टर इज ओके, ठीक है। एक्स फैक्टर के अलावा कुछ ऐसे ऑडिशंस होते हैं वहाँ जहाँ पे ऑडिशन लेने वाले खुद म्यूजिक नहीं जानते, नॉन म्यूजिशियन लोग होते हैं। इनिशियल राउंड्स में ऐसे कुछ लोग इनिशियल हैं, लोग ऐसा होते हैं मेरे जो को चेहरे देखेंगे आपके, आपकी पर्सनालिटी देखेंगे, ओवरऑली आपको जज करेंगे। अच्छे गाने वाले भी मैंने देखे हुए कुछ सिंगर्स को, बहुत अच्छे गाते हैं, उनको इतना बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, या बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बोलते हैं मेरे को गाना ही नहीं अभी आगे से। मुझे बहुत बुरा लगता है। ऐसा भी है ना कि आप सोचिए ये जो बहुत आपने देखा होगा वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्लिप्स आती है ना, बहुत ही बेसुरा कोई गा रहा है, जजेस के सामने पहुंच गया है और सब हंस रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि अगर इतना कड़क ऑडिशन है आपका तो ये कैसे पहुंच गया वहाँ उधर? तक कैसे पहुंच तो ये गया? ड्रामा आई थिंक। हाँ, तो थोड़ा सा ड्रामा ऐड भी करते होंगे शायद, आई एम श्योर। इनिशियल राउंड में कौन सिलेक्शन कर रहा है कौन नहीं, मतलब उसका कोई अता पता है नहीं। मतलब जो शुरू शुरू के राउंड में ऐसा कुछ लोगों ने मुझे बोला कि साहब हम तो गए और हमें समझ ही नहीं आया कि कौन है, ये समझते भी हैं या नहीं, ऐसा है। दूसरा एक और क्वेश्चन है मेरा, और ये पार्टिसिपेट करने वालों से, बाकियों से नहीं। ऑफ कोर्स ये वो लड्डू है जो सब खाना चाहते हैं, है ना, ऑफ कोर्स। पर मेरा ये क्वेश्चन है, अभिजीत सावंत, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट इंडियन आइडल, उस समय वो हर चीज़ एकदम फट के बाहर निकली, तो अभिजीत सावंत मेड इट सो बिग एंड एवरीथिंग। उसके बाद मुझे एक भी विनर बताइए हु मेड इट बिग, जबकि वही जजेस हैं, वही लोग चांस देने वाले हैं जो सामने बैठे हैं, चाहे वो कंपोजर्स हैं, चाहे वो सिंगर्स हैं, चाहे वो कंपोजर्स चांस देने वाले जो प्रॉमिस करते हैं, या एल्बम का प्रॉमिस होता है, शोज़ का प्रॉमिस होता है। व्हेन आई वन द शो, मेरे को 1.5 साल तो घर बिठा के रखा। आई वॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ सिंगल शो, कोई शो नहीं। जीत तो गया था ना, शोज़ ही कर लो, मैं परफॉर्मर अच्छा हूँ, पर नॉट अ सिंगल शो। तो ये मेरा, अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस करने वाले बिजनेस कर रहे हैं। मैं पार्टिसिपेंट से पूछ रहा हूँ कि आप क्यों नहीं देख रहे। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ कि जब एक्स फैक्टर हुआ और मैं जीता, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले थे उस शो, मुझसे अच्छे गाने वाले लोग थे। मुझे वो आई डोंट वांट टू गेट इन डिटेल्स बिकॉज देन इट लुक्स लाइक आई एम ट्राइंग टू बी दिस बिगर पर्सन, पर मैं आपको ये हम्बली बहुत बोल सकता हूँ, बहुत ऑनेस्टली, कि मुझसे बेटर लोग थे जिन्हें शायद जीतना चाहिए था, पर क्योंकि वो वोटिंग बेस्ड शो था, Voting based, वोट आए, मैं जीता, मेरे शहर ने मुझे जिताया।
तो आई डोंट नो, मैं बहुत बहुत ग्रे है सब कुछ, लेकिन वही है कि लोगों को लगता है इससे सीढ़ी तो खुलेगी, तो हाँ पैसे मिलते हैं, फेम मिलता है, मैं उससे इनकार नहीं करता, मिला है फेम, इट गेव मी अ फुट इन द डोर। अगर मुझे किसी से मिलना है तो मिलना आसान हो गया मेरे को, लोग कम से कम उतना टाइम देते हैं, उतनी बात करते हैं आपसे। और आप इस बात में भी किस्मत वाले हो, इसके पॉजिटिव्स बता रहा हूँ मैं, कि आप इस बात में भी किस्मत वाले हो कि सोनू जी, श्रेया घोषाल, संजय लीला भंसाली या जो भी जजेस बाकी शोज में होते हैं, इन सब के साथ इतने क्लोजली आपको, तो पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, जैसे हर किसी चीज़ के होते हैं। चॉइस एट द एंड ऑफ द डे कि आप उसको सर पे कितना चढ़ने देते हो। ऑन स्टेज जब भी आपको कमेंट्स मिलते हैं एज अ सिंगर, या आप अच्छा गाते हो या बुरा गाते हो जो भी है, तो इज इट ऑथेंटिक, और इसमें भी ड्रामा होता है, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड रहता है? नहीं, मेरे को तो ऑथेंटिक ही लगता है, मुझे ऑथेंटिक लगता है। पर एक इंसिडेंट है जिसने मुझे सोचने पे मजबूर किया, और आज इतने साल हो चुके हैं तो शायद मैं ये बात बोल सकता हूँ। और बहुत, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलने की बात कर रहा हूँ। इंटरनेट पे एक क्लिप है जो मेरे को लोगों ने भेजी, और वो इस समय वायरल हो रही, 15 साल बाद, कि एक गाना है, जहाँ तेरी ये नज़र है मेरी जान मुझे खबर है, इसमें माइनर होता है मेजर से, मेरी जान मुझे खबर है, यहाँ माइनर होता है। मैंने स्टेज पे मेजर गाया और कॉर्ड माइनर लगाया, तो सोनू जी मुझे बोल रहे हैं कि आप तो समझदार आदमी हो, आपको नहीं पता कि माइनर नोट लगे हैं यहाँ पे, ये वो है। पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने टीवी पे एक 27 साल का लड़का जो छोटे शहर से आया है, उसके लिए सब कुछ नया है। और मैं नहीं, ये कोई और भी होता तो शायद उसको स्टेज पे यही फील होता कि वो शर्मिंदा हो रहा है, इतनी सारी दुनिया के सामने मुझे कहा जा रहा है आप समझदार हो, आपको नहीं पता ये माइनर नोट है यहाँ पे, आप गलत गा रहे हो। और मैं ऑफकोर्स चुपचाप सुन रहा हूँ क्योंकि सब मुझसे बड़े हैं, पर मेरे को ये पूछना है कि उस शो में मेरे ऊपर एक मेंटोर थे, उनके ऊपर एक हेड मेंटोर थे, उनके ऊपर श्रेया घोषाल हमारी मेंटोर थी। ये बात चैनल को भी पता है, ये बात सोनू जी मुझे डांट रहे थे पर उनको भी पता है। शायद वो बोल इसलिए रहे होंगे कि कि तुम्हारी समझदारी कहाँ गई। उन्होंने ये बोला कि तुम तो समझदार हो। किसी मेंटोर ने खड़े होके ये नहीं बोला उसी टीवी चैनल पे जहां मैं शर्मिंदा हो रहा हूं कि नहीं नहीं ये तो हमने उसे बताया, क्योंकि आपके थ्रू होके आया ना गाना तो स्टेज तक। मैं जब स्टेज तक पहुंचा हूं तो 2 मेंटोर्स और हेड मेंटोर के बाद पहुंचा हूं ना मैं तो स्टेज पे। राइट। तो वो शर्मिंदगी शेयर करिए ना मुझसे आप, यू शुड, आपको बोलना चाहिए कि हाँ यार ये हम, क्योंकि गाने में क्लियरली माइनर है। लेकिन अगर मुझसे इतने बड़े बड़े लोग मुझे बोलेंगे नहीं नहीं कॉर्ड मेजर लगाया, गाया मेजर है, कॉर्ड माइनर है, तो मैं उनकी सुनूंगा क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो आपने ऐसा बोला क्यों नहीं? क्योंकि मैं बच्चा था, मुझे नहीं पता था। और 27 साल में आज मैं होता तो शायद बोल देता, पर तब मैं स्टेज पे खड़ा हुआ मैंने हूँ। भी देखा है। हाँ, मैं स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ और इतने बड़े बड़े दिग्गज मेरे सामने बैठे हैं, मैं कुछ भी बोलूँ। अच्छा, एक आध बार इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैंने कभी बोलने की कोशिश की तो या तो डांट दिया गया या एडिट कर दिया गया या सवाल नहीं पूछने दिए गए। मुझे ऐसी जगहों से प्रॉब्लम, मैं आर्मी में क्यों नहीं गया, मैं एनसीसी में था और वन ऑफ द बेस्ट कैडेट्स था उस समय। जहाँ सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है ना, वहाँ मुझे नहीं जाना है। बहुत सिंपल बात है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी प्रोफेशन। पर मैं आदमी हूँ, मुझे सवालों के जवाब चाहिए, मैं क्यूरियस आदमी हूँ, मैं आई हैव अ वॉइस। मैं तब इतना कॉन्फिडेंट नहीं था शायद, अब मेरे सामने होगा तो मैं बोल दूंगा हाँ, लेकिन बात तो मैं सही बोल रहा हूँ ना, कि मेरे ऊपर अगर 3 मेंटोर थे तो उनसे क्यों नहीं पूछा गया ये सवाल कि ये गलत क्यों गा रहा है। आई हैड टू टेक इट इन फ्रंट ऑफ ऑन नेशनल टेलीविजन, इन फ्रंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, तो वो हुआ। तो उम्र के साथ साथ ये सब समझ में आता है। ऐसा भी होता होगा ना कि जजेस और जो भी कमेंट देते हैं उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे, या फिर वो कुछ अटेंशन चाहते रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बोल के मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये सब लोग बड़े बड़े दिग्गज हैं, इनको कुछ बोल के मतलब ये लोग। एग्जैक्टली मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिस शो में आप हो, मैं और शो की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो म्यूजिकल नहीं हो गया, आपने देखा होगा, नॉन म्यूजिकल लोग भी आते हैं पर वो म्यूजिकल कमेंट देंगे।
राइट, जो म्यूजिक सीखा नहीं है. मैं नाम नहीं लूंगा पर्सनली, पर आपको पता है नाउ डेज बहुत सारे ऐसे शोज है जिसमें ऐसे लोग जज है जो किसी और म्यूजिक में ही रैप या किसी और चीज में अच्छा कर रहे हैं, बट म्यूजिकली उतना ट्रेंड नहीं है, पर वो कमेंट कुछ भी देंगे. हाँ, कुछ कुछ चीज़ें देखी है मैंने, बहुत कॉमन नहीं है पर मैंने देखी हैं. और इसीलिए मैं ना ऑडियंस से सवाल कर रहा हूँ. ये वो लोग जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रियलिटी शो में, मेरा उनसे सवाल है कि टेल मी वन रियलिटी सिंगर विच मेड इट बिग. हिंदुस्तान में बड़े वो हुए जो फर्स्ट नहीं आए उसमें, जो विनर नहीं हुए. एग्जैक्टली. अरिजीत सिंह फॉर एग्जाम्पल, और भी लोग हैं, मैं इस समय भूल रहा हूँ, पर और भी लोग हैं जो नहीं जीते लेकिन फिर उन्होंने फाड़ दिया. नेहा कक्कड़ फाड़ दिया फिर उन्होंने. तो मुझे लगता है कि इट्स जस्ट अ माइलस्टोन लाइफ में. इससे आप डिफाइन नहीं होते, इससे आप जीते या हारे से डिफाइन नहीं होते. मैं तो मुझे याद है सोनू जी से मैंने जीतने के बाद कहा था कि मैं जीत गया हूँ, पर आई थिंक इस एक्कोलेड या इस ट्रॉफी के वर्दी होने के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी. मैं जीत पहले गया हूँ, पर इसके लायक बनते रहना पड़ेगा मुझे, ताकि मैं एक दिन इसके लायक बन जाऊँ. ऐसा मुझे लगा था अंदर से. ऑन शो आपके काफ़ी कॉन्टेक्ट्स हुए रहेंगे जजेस के साथ, ठीक है, वेल नोन पर्सनालिटी के साथ. वो होने के बाद आप समझ गए मैं क्या कहना चाहिए. कभी नहीं, किसी ने नहीं. वो होने के बाद किसी ने बोला है कि यार गीत सागर आ जाओ? नहीं, मेरी ये बात सही है कि पिछले 10-12 सालों में सोनू जी से 1-2 बार बात हुई है, 2-3 बार हुई होगी, पर अदरवाइज नेवर, किसी ने भी नहीं. इनफैक्ट मैं एक मंजर कभी नहीं भूलूंगा कि मैं शो जीता हूँ और चैनल के लोग सारे सामने खड़े हैं. वो तो एक आए थे मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने, क्योंकि नो वन केम टू इवन कॉन्ग्रेचुलेट मी बिकॉज दे वांटेड मे बी समवन एल्स टू विन. पर वोटिंग मेरे जजेस की बात कर रहे हो क्या? नहीं, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ. अच्छा. नो वन केम टू इवन कॉन्ग्रेचुलेट. मैं नहीं भूलूंगा वो कभी. कुछ बार ऐसा होता है ना कि आप जीत तो जाते हो, पर मुझे ये लगता है कि ये कैसी जीत है यार. इट हर्ट्स. ये कैसी जीत है? ऐसी जीत थोड़ी चाहिए थी. आप जाके यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखिएगा एक्स फैक्टर के, नीचे गालियां और गंदे कमेंट्स भरे पड़े. किसको दिए गए वो? मुझे दिए गए. व्हाई? मैं तो खुद ही ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मैं कोई बेस्ट सिंगर नहीं था, मेरे से बेटर सिंगर्स भी थे, पर बहुत सारी बातें जो ऑडियंस तक कभी नहीं बताई गई. आई वॉज गोइंग थ्रू अ वोकल इशू उस एक्स फैक्टर के दौरान. मेरे नाक में 70% एडेनॉइड्स बढ़ गए थे, जो एक मेडिकल कंडीशन है. उससे क्या होता है, आपकी ब्रीदिंग 30% हो जाती है, आप बहुत ज़ोर से स्नोर करने लगते हो. ये सब हो रहा था मेरे साथ. पर इस बारे में अगर सिंपैथी बांटनी है, क्योंकि मैंने देखा 40-40, 50-50 साल के लोग आंसू बहा रहे हैं और रो रहे हैं, हम अपने घर से दूर हैं. तो ऐसे बात करें जैसे बॉर्डर पे हम अपने घर से दूर हैं, हमारे घर वालों का कौन ख्याल रख रहा हो, तो मत करो. 45-45, 50-50 साल के लोग आंसू ऐसे बहा रहे जैसे बॉर्डर पे खड़े. भाई तुमको म्यूजिक कंपटीशन में हो, तुमको ये करना था, तुम आए हो, तुम गा रहे हो, तुम्हारी किस्मत है अच्छी, तो तुम रोने लगे हो. तो अगर यही सिंपैथी दिखानी थी तो मेरे पास सिंपैथी के बहुत रीजंस थे. डॉक्टर भार्गव हैं बैंड्रा में, जिनके पास मेरे को 2 बार उनको ले जाना पड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे को ये इशू हो रहा था, मेरी स्नोरिंग बढ़ी हुई थी, मेरी ब्रीदिंग नहीं प्रॉपर हो रही थी. ये सारी बातें क्या टीम को पता नहीं होंगी? पर क्यों नहीं दिखाया गया कभी? फिर दिखा दो, ये भी दिखाओ ना, मुझे भी सिंपैथी चाहिए फिर तो, क्योंकि गाली तो मिल रही है बराबर. तो ये सब हुआ, पर इसने मुझे सिखाया. मैं एक बात बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ, या तो मैं इससे बिटर हो सकता, या मैं ये समझ सकता हूँ कि दुनिया ऐसी है भाई. लोगों के अपने फेवरेट्स थे, ऑफकोर्स वो अपने फेवरेट को जीतते देखना चाहते हैं. ये जो खराब कमेंट्स हो रहे हैं वो मेरे खराब गाने पे हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एकदम मोहम्मद रफ़ी लेवल का गा रहा था और मेरे को कोई गलत बोल रहा था. नहीं, मैं गा भी खराब ही रहा था. मुझसे अच्छे गाने वाले थे. निर्मिति ग्रुप था, सजदा सिस्टर्स थे, पीयूष कपूर था. तो बिल्कुल मतलब एक से एक लोग थे यार. मंजीरा गांगुली थी जो पहले ही, सबसे पहले वो आउट हुई मंजीरा, टॉप 13 या टॉप 12 में से. इतना बढ़िया गाती थी मंजीरा. तो पब्लिक क्या देख के वोट करती है? देखिए, पब्लिक का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि सिर्फ गाना देख के देना चाहिए वैसे तो,
पर शायद लोग सिंपैथी देख के देते हैं, ड्रामा, ड्रामा, हाँ ड्रामा देख के देते इसलिए हैं। ड्रामा क्रिएट किया जाता बिग है। बॉस हाँ, शायद full इसीलिए इतना बड़ा हिट है, हाँ। क्योंकि बिग बॉस से क्या है सीखने को? मोस्ट निगेटिव। टॉक्सिसिटी से भरा शो है मेरे हिसाब से, तो भरा हुआ है टॉक्सिसिटी से। तो पर इतने सीजन्स हो गए, लोग दुनिया देख रही है, तो दुनिया के भरोसे चलने, देखो मुझे दुनिया जिस रास्ते जा रही है उस रास्ते जाना होता तो आर्टिस्ट ही नहीं बनते आप शायद। करेक्ट। तो वो तो विद्रोह तो अंदर है ऑलरेडी। मेरा पेन नेम आवाज़ वैसे भी है शायद इसीलिए, बिकॉज मैं आवाज़ का काम करता हूँ, वॉइस ओवर करता हूँ या गाता हूँ या रेडियो जॉकी था। आई ऑल्सो बिलीव राइटिंग जो मैं अब करता हूँ, लिरिसिस्ट, दैट्स ऑल्सो फॉर्म ऑफ वॉइस। आपके अंदर जो आवाज़ है उसे कहना बहुत ज़रूरी। तो इसलिए मेरा पेन नेम भी मैंने आवाज़ चुना। आई लाइक टू स्पीक। और मैं पहले बिटर था, पहले ना मैं गुस्सैल आदमी था, मुझे गुस्सा आता था और वो सप्रेस था, क्योंकि आप इसे ये नहीं बोल सकते, उसे वो नहीं बोल सकते। अब मेरे साथ उल्टा हो गया, शायद गुस्सा उतना नहीं है उतना नहीं है, पर अब मैं खुल के बोल सकता हूँ। क्या करोगे आप? मुझे जज करोगे, आप यही बोलोगे मैं गलत हूँ, ठीक है, आपका अपना ओपिनियन के लिए आप फ्री हो, मैं अपने ओपिनियन के लिए फ्री हूँ। तो आप जज होने से डरते थे पहले? ऑफ कोर्स यार, 25-26 साल का बच्चा, 30 साल का बच्चा, या उस उम्र में ना हर कोई चाहता है कि एवरीवन शुड लाइक मी ना यार, है ना, मैं मुझे पसंद करो ना यार। वो वैलिडेशन दूसरों से आता था। आप चाहते ही ये थे कि मैं अगर फेमस हूँ या मुझे लोग प्यार करें, मुझे जाने, है ना, मुझे एक्सेप्ट करें। वो होता है उस एज में, बहुत नॉर्मल है वो बात। मैं उस एज में उस एज के लिए सही था शायद। अब मैं इस एज में हूँ तो मुझे लगता है 1 मिनट लोगों के वैलिडेशन से क्या जुड़ा है। एज ए आर्टिस्ट क्या आपने क्या थॉट प्रोसेस चेंज किया? अभी क्या लगता है आपको? अभी क्या आई सोचते हैं थिंक ऐसे एज जज के साथ इस इंडस्ट्री में 15 साल हो गए, तो आपको ये समझ में आता है कि मैं कहता हूँ, ये इससे थोड़ा हटके ये बात, लेकिन मैं ये कहता हूँ मज़ा तब आने लगता है लाइफ में जब आपको पता है कि मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ। जब तक नहीं पता है ना, तब तक प्रॉब्लम है। जब तक नहीं पता है ना और लोग आपको बेवकूफ़ बना ले रहे हैं, तब तक प्रॉब्लम है। लाइफ का मज़ा तब आने लगता है जब आपको ये पता है कि कहाँ बन जाना है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा नहीं है ना, ये इंडस्ट्री ऐसी है, हमारा काम ऐसा है कि कई कई जगह हम बनते भी हैं ना बेवकूफ़। वो पता होना बहुत जरूरी, नोइंगली होना चाहिए। तो और धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू वांट टू बिकम। ये अपने आप से सवाल, एक क्वेरी हमेशा बहुत ज़रूरी है कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आप कैसा इंसान बनना चाहते हो? मैं एक तो हर दिन ग्रो करना चाहता हूँ इंटरनली। एक्सटर्नल ग्रोथ तो हमारी मेहनत से, इससे उससे, ठीक है, शायद किस्मत से भी होती है। हम बहुत सारे लोग रियलाइज़ नहीं करते और हम लोग उतने ग्रेटफुल नहीं हैं शायद। मैं बहुत अच्छा, इतने सारे कंप्लेन के बाद भी मैं आपको ये बताऊँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं एक्स फैक्टर जीता, क्योंकि उससे मेरी लाइफ में पैसे आए, उससे मुझे थोड़ा फेम मिला, उससे मुझे 4 लोग सीरियसली नहीं लगे, मुझे मिलने का मौका मिला लोगों से। तो सारी शिकायतें एक तरफ, पर मैं ग्रेटफुल हूँ। बहुत लोगों को लगता है ना कि जैसे ही आप नेगेटिव किसी चीज़ के बारे में बात करते हो आप ग्रेटफुल नहीं हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अंधे होकर पॉजिटिविटी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एकदम सब पॉजिटिव पॉजिटिव है मेरे, अरे भाई साहब मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हो ना आप चीज़ों के लिए, प्रैक्टिकल हो सकते हो कि हाँ उसमें भी नेगेटिव चीज़ें थी पर मेरे लिए अच्छा हुआ उसमें। खैर, तो मैं एवरीडे ग्रो करना चाहता हूँ इंटरनली। मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि अगर मुझे, सबसे पहला चैलेंज ये होता है कि आपको अपनी कमियां पता तो चले कि मेरे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं चाहता हूँ मैं हर दिन वो अवेयर आदमी बनता जाऊँ जिसको ये पता है कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, ये तो सॉल्व करना। जैसे मेरा गुस्सा, मैं आपको कह रहा हूँ, या सप्रेस्ड था बहुत गुस्सा, वो है। मैं विक्टिम फील करता था बहुत कि लाइफ ने ना मेरे साथ ऐसा किया लाइफ ने यार, वो मैं फील करता था, मैं विक्टिम था। आई थिंक वो चला गया। वो ऐसा है कि हाँ लाइफ है, होगा, लाइफ हमेशा अच्छी अच्छी नहीं रहेगी, हमेशा बुरी बुरी नहीं रहेगी। और भगवान को मानना बंद करने से मैं फ्री हो गया। द डे आई स्टॉप्ड बिलीविंग इन गॉड, आई थिंक आई बिकेम फ्रीयर। क्योंकि ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर खुद पे आ गई। उसके पहले ना अच्छा कर रहा है तो भगवान कर रहा है, बुरा कर रहा है तो भगवान कर रहा है, ऐसा हो रहा है तो भगवान कर रहा है, वैसा हो रहा है तो कर्मा है, ऐसा हो रहा है तो ये नहीं। जिस दिन आपने ये कह दिया 1 मिनट भाई शायद मैं ही कर रहा हूँ, मेरे अंदर प्रॉब्लम, जिस दिन से वो होना शुरू हुआ ना, मुझे लगता है इंटरनल हो गई सारी जर्नी। अब सारा लड़ाई झगड़ा अंदर अंदर से हो गया, बाहर बाहर कुछ नहीं है।
जब हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो भी हो रहा है हमारे साथ, तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाँ, वो बिल्कुल सही किसी है। को हम लोग ब्लेम करते रहे, भगवान, किस्मत। और हो सकता है हूँ भगवान, पर मेरा कहना है मेरी लाइफ में जो हो रहा है वो तो मेरे साथ हो रहा है, तो वो तो मुझे डील करना है। और मुझे नहीं लगता भगवान या जो भी वो एंटिटी है अगर कहीं, तो वो आपके हिसाब किताब में नहीं उलझा हुआ है। उसका अपना एल्गोरिदम है। हाँ, उसको इसमें नहीं, अच्छा आज आपने ये किया 1 मिनट, अच्छा कल आपने किया 1 मिनट, तो वो मेरे को एल्गोरिदम नहीं नहीं लगता होगा। भगवान ये करने में बिजी है। ये वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। और मुझे ऐसा लगता है मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को ना इन सब चीज़ों में उलझाए रखा गया है, मोरालिटी, भगवान, पाप, पुण्य, ताकि आप इसमें उलझे रहो। इससे ऊपर का जो क्लास है ना, उसको जो करना है वो कर रहा है, आप इसमें उलझे रहो। मुझे लगता है ऐसा है। मुझे भी सेम ऐसे ही लगता है। हाँ, कि एक्सटर्नल चीज़ों में उलझा दिया है, इंटरनल नहीं है अभी तक, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अजीब बात यह भी है कि मैं भगवान एक तरफ कह रहा हूँ मैं नहीं मानता, पर मैं किस्मत मानता हूँ, क्योंकि टाइम में मानता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि ना दुनिया में वही चीज़ें एग्जिस्ट करती है जो चीज़ें दिखती नहीं है, ठीक है, और उसी से पूरा यूनिवर्स चल रहा है। अगर आप देखोगे तो, इफ़ यू एग्री, ग्रेविटी नहीं दिखती, हम सांस ले रहे तो वो हवा हमको नहीं दिखती, हमारे अंदर जो एनर्जी है सोलो हमको नहीं दिखती। आज हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं बात कर रहे हैं, या जो बॉन्डिंग है हमारी वो नहीं दिखती। सक्सेस दिखता है, पर सक्सेस के पीछे जो मोटिवेशन, जो पावर रहता है वो नहीं दिखता है, राइट। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें किसी और डिमेंशन में है, राइट। हम एक 3 डिमेंशन के लोग हैं, और जो वो डायमेंशन से हमें जो ऑपरेट हो रहा है उसका कोडिंग, प्रोग्रामिंग बहुत अलग है। शायद एक पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, और हम उसके कुछ कैरेक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल, राइट। तो ये अलग तरीके से चलता है, जहाँ ये मेरा मानना है, ठीक है। मुझे लगता है हम अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। भगवान बैठ के तुम्हारे लिए ये कर रहा है, तुम इतने इंपॉर्टेंट हो क्या? पहले तो जहाँ मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर हो गए यूनिवर्स को, लाइट ईयर्स में सब कुछ चल रहा है, तुम 100 साल तुम्हारी कहाँ जिंदगी पे में, मतलब ब्लिंक जितना तुम्हारी जिंदगी, कुछ भी नहीं। उसमें तुम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट कहाँ मानते हो कि कोई importance? बैठ के तुम्हारा हिसाब किताब कर रहा है। ओके, नाउ आते मेन पॉइंट पे। तो हमारा पॉइंट ये था कि जो हम अभी कर रहे हैं, लाइक कॉम्पिटिशन है एंड ऑल, ठीक है, ये तो चलते जा रहे हैं। बट इसके अलावा जब भी आर्टिस्ट बाहर आता है, जैसे आपने रियलिटी शो किया, आप बाहर आ गए, अभी एग्जैक्टली अभी आपको ज़रूरत है काम की, शोज ठीक की, है, काम की, बराबर। आपको अभी ग्रो करना है, ठीक है। कमिटमेंट्स तो बहुत सारे हो गए, बहुत सारे लग्जरी कमिटमेंट्स, यू फील इनसाइड समवेयर। अभी तो मैं यू नो होता है कि अभी इतना आप टीवी पे आए हो, इतने लोगों ने आपको देख लिया है, उस टाइम पे डेफिनेटली आपको लगा रहेगा अभी मेरा लाइफ थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, ओके। बट एग्जैक्टली ऐसा हुआ क्या? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स जहाँ मिलना मुश्किल था वहाँ लोग मुझे 5 मिनट देने लगे, 10 मिनट देने लगे, है ना। किसी ने ये नहीं कहा कि अरे कौन है, हटाओ इसको। वो होना बंद हो गया। वो हुआ actually। वो होना बंद अच्छा हुआ, है ना। एक तो वो अच्छा हुआ, 4 पैसे आए, मेरे को एक प्राइज मनी थी, वो मैं जीता, वो सब हुआ, बिल्कुल हुआ। तो प्राइज मनी वाकई मिली आपको? हाँ, 50 लाख उस समय थी, जिसमें 30% टैक्स कट गया, 35 लाख मिली। और एक टाटा मांजा, मुझे उन्होंने एक कार भी प्रॉमिस की थी, और उसका इंडिया में ये है कि 30% गिफ्ट पे भी टैक्स है, तो वो 30% भी आपको देने पड़े। उन्होंने मुझे सबसे लो एंड मॉडल दिया था, उसको 2 मॉडल अप करने के भी पैसे देने पड़े, तो कुल 30-20 लाख रुपए मेरे हाथ में आए। इसके पहले आपने कभी इतना पैसा कमाया था? नहीं। तो वो पैसा लेके कैसा लगा था उसमें? मैंने माँ बाप को दे दिया अपने, कि आपको ये लगता है मेरे माँ बाप बेटर समझते होंगे पैसा, है ना, तो मैंने उनको दे दिया था। बहुत सिंपल। खैर पहले उस पर पूरी बात बताता हूँ आपको कि पॉजिटिव तो ये हुआ, नेगेटिव ये हुआ कि मैं 1.5 साल तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट में रहा, और मेरे को एक भी शो नहीं मिला, नॉट इवन अ सिंगल शो। और शायद ये नहीं समझते चैनल्स, प्रोडक्शन हाउसेज, ये बड़े लोग, कि मेरी ज़िंदगी शुरू होने के सपने देख रहा था। आप अगले रियलिटी शो पे चले गए, आप 6 महीने बाद कुछ और करने लगे, क्योंकि आपका काम है वो। पर मैं जो जीता, अब मेरे पास शोज के लगातार कॉल आए, और मैं उनका नंबर दूं, क्योंकि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में हूं, और उधर कभी वीकेंड है, कभी नहीं उठा रहे, कभी ट्रैवल कर रहे हैं। मेरा जो प्राइम टाइम था, मिंट करने का टाइम था, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी भी आर्ट, अभी आप जीते हो, अगर वो 6 महीने में धड़ाधड़ काम कर लेता ना,
तो ये बात सच है कि लाइफ कुछ और होती, मैं ज़्यादा शोज़ कर रहा होता, ज़्यादा ट्रैवल कर रहा होता, क्यों परफॉर्मर अच्छा हूँ मैं, ये मुझे पता है। लेकिन वही हुआ कि उन्होंने नहीं उठाए फोन। नोइंगली किया हो ऐसा? हाँ, नोइंगली किया ऐसा? पता नहीं, मैं ये सोचना नहीं चाहूंगा कि नोइंगली किया। पर आप ऐसा कह रहे थे ना, आप जीत गए तो कोई हैप्पी नहीं था। हाँ, वो मुझे तो नहीं लगा कि हैप्पी हैं, चैनल के लोग तो मुझे हैप्पी नहीं लगे। तो शोज हो सकते थे, ट्रैवल हो सकते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक तो मेरे को ओवरकोट किया गया और मैं इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में पढ़ चुका था, तो मुझे ये आइडिया था कि मैंने बोला भी था उनको कि आप जो कर रहे हो ना, मुझे ओवरकोट कर रहे हो, आप मुझे थोड़ा कम में बेचो शोज और फिर बाद में बढ़ा देंगे। नहीं 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 नहीं, एंड इट एंडेड अप वही हुआ कि नो शो, 0 शो। तो या उसका लॉस ये रहा कि मैं जो बेस्ट टाइम था मेरा, बेस्ट टाइम, हाँ, वो कैश मैं नहीं कहीं हो पाया। ये भी हुआ है कि एल्बम का प्रॉमिस था वो नहीं हुई, एक फिल्म में गाने का प्रॉमिस था वो उन्होंने नहीं किया। तो आप लीगली इसको रेज कर सकते हो इशू, हाँ, लेकिन मैं वो आदमी हूँ कि जितना मिला बढ़िया है यार। पर कर सकते हो, लेकिन जो commitment से आपको है। डिसाइड ये करना है कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या आपको लाइफ में लीगल चीज़ों में फंसे रहना है। क्या होता है नहीं, इसको क्या और उसका रीज़न ये भी है ना कि उनके पास लड़ने के लिए ना 50 लॉयर्स की टीम है, जिसका पूरा काम ही दिन भर का ये है कि केसेस निपटाओ। मैं अकेला आदमी अपना करियर बनाने आया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास शोज आ रहे थे बाहर से, अगर वो आप कर लेते तो वो आपके अगेंस्ट केस कर लेते। शायद मैं डरा हुआ तो था ना, ऑफ कोर्स मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, आपको मुझे पता नहीं था। आपका प्राइम टाइम था ना उस टाइम पे, आपको शोज पर्सनली भी आ रहे थे यार, चलो पर्सनली आ रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे, और आप क्या कर रहे थे, और उसको बहुत सारे डाइवर्ट कर भी रहे थे बाय द वे। हाँ, फिर लेकिन क्योंकि मैं विनर था, मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे पे नजर ज्यादा हो, शायद मेरा मसला। एक्स फैक्टर का उस टाइम पे काफी पॉपुलर शो था, डेफिनेटली आपको कॉल्स आए रहेंगे बहुत सारे। बहुत मतलब मैंने क्या पता ओवरकोट होने की वजह से या फिर प्रॉपर कम्युनिकेशन और या नहीं पहुंच पाने की वजह से, सपोर्ट सिस्टम नहीं होने की वजह से शायद आपको वो नहीं हो पाया। पर क्योंकि 1.5 साल तक एक भी शो नहीं होना, मतलब सोचना ही, मतलब समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो। और वो भी जीतने के बाद मतलब मैं विनर हूँ और घर बैठा हुआ। उस शो में भंसाली सर है, देन सोनू सर है, देन देखिए उन्होंने अपना जजमेंट का काम किया और फिर वो दे मूव्ड ऑन टू देयर ओन लाइव्स यार। मुझे नहीं लगता ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। नहीं, पर वो शो से वो पॉपुलरिटी तो मिला यार। वो लोग तो पहले ही मतलब मुझे बोल रहे हो। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, उनके वजह से शो को इतना टीआरपी मिला। ऐसा नहीं कि नॉर्मल जजेस थे, सुपीरियर जजेस थे, ठीक है, तो उसके वजह से लोगों ने देखा है, उनसे आपका नाम कनेक्ट हुआ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1.5 साल तक आप घर पे बैठो। पर इस चीज़ ने मुझे ये भी सिखाई कि लोगों की ना याददाश्त बड़ी कम होती, बहुत कम होती। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आज आप विनर थे, 6 महीने बाद लोग आपको भूल जाते हैं। अपने आप को इतना सीरियस लेना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल मेरे को वो भी 6 महीना तो रहता सीखने को मिला। हाँ, पर मुझे वो भी सीखने को मिला कि तो वो 6 महीने में अगर अच्छे खासे होते तो शायद आज थोड़ा फर्क पड़ता, आई होप। हाँ, लेकिन ऐसे तो फिर बहुत कुछ हो सकता था लाइफ में। मैं किसी करोड़पति के घर पैदा हुआ होता तो शायद मेरे को ये सारा स्ट्रगल ही नहीं होता लाइफ में, और मैं मस्त लैम्बोर्गिनी में घूम रहा होता और 1-2 लोगों को उड़ा रहा होता, मजा नहीं आया सड़क पे और सुबह ऐसे लिख के छूट जा रहा होता। आपको ये केस नहीं पता है? तो कंट्रोवर्शियल एक्चुअली वो केस। नहीं, इसमें क्या कंट्रोवर्सी है? सच्चाई तो यही है कि किसी ने किसी को उड़ाया और कोर्ट ने कहा कि आप एक ऐसे लिख दो और घर चले जाओ। तो अगर मैं किसी करोड़पति घर में पैदा हुआ तो शायद वो कर रहा होता।